साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे और अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नींद नहीं आएगी। उनकी नींद हराम कर देंगे राहुल गांधी। ऐसा राहुल गांधी ने आखिर क्यों कहा? और जेन जी के साथ मिलकर अब जेन अल्फा भी आ गया है। जो रणनीति पूरे भारत में राहुल गांधी बना रहे हैं और जिस तरह से जेन अल्फा और जेन जी मिल करके जन समस्याओं पर, खास करके छात्रों की समस्याओं पर, शिक्षा पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला चुका है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जाना होगा, उनका इस्तीफा होगा या फिर संघ उन्हें हटा देगा? आज संघ प्रमुख मोहन भागवत निकल गए दौरे पर, विश्व के कई देशों के दौरे पर, और उनके जाते ही जिस तरह से नितिन गडकरी, जो कि संघ प्रमुख के नज़दीक माने जाते हैं, ने सफाई देते हुए कहा कि अब हमारी उम्र ढल चुकी है। कोरोना के बाद से ही जब किसी ढाबे पर समोसा खाने के लिए, चाय पीने के लिए रुकते हैं, तो तभी से महसूस हो रहा है कि अब हमें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। कोरोना का कालखंड 5 साल पहले था और 5 साल से अगर नितिन गडकरी रिटायरमेंट की बात सोच रहे हैं तो अब तक तो उन्हें ले लेना चाहिए था। नितिन गडकरी अपने रिटायरमेंट की बात शायद नहीं कह रहे हैं। उनसे ज़्यादा उम्र के अमित शाह हैं और अमित शाह से ज़्यादा उम्र के नरेंद्र मोदी हैं, तो वह अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि राष्ट्र को इतने बड़े संकट में डाल करके, और जेन जी अब राहुल गांधी के साथ जिस तरह से रणनीति बना रहा है और वह तख्ता पलट जैसी स्थिति उत्पन्न कर सके, उसके पहले नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को रुखसत हो लेना चाहिए और पूरे मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल करके किसी नए प्रधानमंत्री के मुताबिक शासन व्यवस्था को किया जाना चाहिए, क्योंकि यह देश अब नरेंद्र मोदी शाह को झेलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या माना जाए कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो पाएगा या अमित शाह का इस्तीफा हो जाए? अगर इनमें से किसी एक का भी इस्तीफा हुआ तो समझ लीजिए कि मोदी सरकार ढह जाएगी और मोदी राज, या यूं कहें मोदी इरा खत्म हो जाएगा। जिस 70 साल की दुहाई कांग्रेस की देते हैं और नेहरू से ज़्यादा कालखंड के लिए प्रधानमंत्री होने पर गौरवान्वित होते हैं नरेंद्र मोदी, वह सरकार 12 वर्षों में ढह जाने वाली है। तो क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मन बना चुके हैं अपनी सरकार गंवाने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पर लाने के लिए पतन के रास्ते पर अग्रसित कर रहे हैं? हमें लगता है कि जितने संकट नरेंद्र मोदी के सामने आज की घड़ी में हैं, ऐसा संकट उन्हें कभी नहीं झेलना पड़ा। इतना बड़ा संकट तो मनमोहन सिंह को 2014 में भी नहीं झेलना पड़ा था। उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और वह आरोप
एक एक करके देश की सबसे बड़ी अदालत में रुक नहीं सके और उन पर जो फैसला आया उससे मनमोहन सिंह और उनकी सरकार बेदाग साबित हो रही है। लेकिन उसका फ़ायदा उठा करके नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 12 वर्षों तक राज किया, आज 2014 जैसी स्थिति या उससे भी कहीं ज़्यादा तल्ख स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नहीं लग रहा है कि उनकी सरकार दोषी है। राहुल गांधी का एकाएक उभार हो जाना, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से शुरू हो करके अब तक राहुल गांधी रुके नहीं हैं, थके नहीं हैं, डरे नहीं हैं और जितना तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें लगता है एक मुकाम तो उन्होंने हासिल कर लिया नेता प्रतिपक्ष का, लीडर ऑफ अपोजिशन का, और दूसरा लक्ष्य जो प्रधानमंत्री की कुर्सी का है उसके करीब पहुंचने वाले हैं, या यूं कहें कि जल्द ही पहुंच सकते हैं। इतना तो निश्चित हो गया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म 2029 तक नहीं जाएगा। इन 2 वर्षों में यानी 26 से 28 तक या 29 तक मान लीजिए 3 वर्षों में गंगा में बहुत सा पानी बहने वाला है, जमुना में बहुत सा पानी बहने वाला है, और जो परिस्थितियां राहुल गांधी ने उत्पन्न कर दी है और जो भविष्यवाणी राहुल गांधी ने कर दी है उसी दिशा में राजनीति जाते हुए दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा राष्ट्रीय खतरा तो है ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खतरों की भी कमी नहीं है। आज की तिथि में अगर अमेरिका जो दुनिया का नंबर 1 देश है, जिसके साथ कभी दोस्ती और गलबहियाँ की बात नरेंद्र मोदी करते थे, आज अगर वही अमेरिका कह रहा है कि हम जिस दिन चाहें उस दिन नरेंद्र मोदी की सियासत को मिट्टी में मिला सकते हैं, नरेंद्र मोदी के सियासी कैरियर को ख़त्म कर सकते हैं, तो राष्ट्रीय शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां, हर शक्तियां आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। क्या आप समझते हैं कि मोहन भागवत नरेंद्र मोदी से बहुत खुश हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोहन भागवत खुद चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, और वह जिस तरह से मजबूती के साथ जेन जी और जेन अल्फा के साथ खड़े हो गए हैं, तो क्या माना जाए कि वह राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं नरेंद्र मोदी सरकार को बर्खास्त करने के लिए, या राहुल गांधी के मोदी हटाओ अभियान में क्या मोहन भागवत खड़े हो गए हैं राहुल गांधी के साथ, जेन जी के साथ? उनके जो बयान पिछले दिनों आए हैं, जेन जी से मुलाकात करते समय उन्होंने जो कुछ बोला है सब नरेंद्र मोदी और शाह के खिलाफ है। जिस तरह से छात्र छात्राओं को, बेरोजगारों को जंतर मंतर पर 20 जुलाई को लहूलुहान किया गया, पैलेट गन दागे गए और उसके निशाने पर युवक युवतियां आए, हालांकि एक ही अभी तक प्रमाणित हो पाया है और उसके खिलाफ सरकार FIR दर्ज नहीं होने दे रही थी। उसके लिए भी राहुल गांधी को 7-8 घंटों तक जद्दोजहद करना पड़ा और पुलिस के खिलाफ ही पुलिस को FIR दर्ज करना पड़ा। तो क्या पुलिस वालों को दंड मिलेगा? पैलेट गन चलाने के लिए अगर किसी ऊपर से किसी ने मजबूर किया था तो वह कौन शक्ति है? क्या वह गृह मंत्री अमित शाह थे, या फिर SDM थे, या फिर पुलिस का कोई आला अधिकारी था? जो कुछ था अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से मुद्दे को बड़ा किया और 7-8 घंटे का समय दे करके
FIR करवा दिया और भारत के सभी थानों के लिए तो एक संदेश भेज दिया कि जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे यह हालत है कि विक्टिम का FIR दर्ज नहीं किया जा रहा, तो भारत के सभी थानों की क्या हालत होगी, खास करके जो गांव में है, कस्बों में है। और राहुल गांधी ने जो आशंका व्यक्त की वह आशंका नहीं, हकीकत है। आप गांव में जाइए किसी भी थाने में और वहां पर बलात्कार का FIR करवाना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, शिकायत भी नहीं ली जाती है, बल्कि जिसने बलात्कार किया है उसके बजाय बलात्कार की रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो जाता है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो समझ लीजिए कि मोदी राज में अपराधी बलात्कारी कितना ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और उनकी किस तरह से शासन में, प्रशासन में पहुंच हो गई है कि आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह से गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले थानों की खबर ली थी, उससे भी भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है। और जिस तरह से JNG गांव दर गांव जा कर के प्राइमरी प्राथमिक स्कूलों की दुर्दशा का मुद्दा बड़ा कर रहा है, उससे भी नरेंद्र मोदी सरकार के शिक्षा विभाग की पोल खुल रही है। न सिर्फ ऊंचे स्तर पर कि शिक्षा का भगवाकरण कर दिया गया है, जितने भी विश्वविद्यालय या कॉलेज हैं वहाँ पर प्रोफेसरों की नियुक्ति, लेक्चरर्स की या असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति RSS के मर्जी से होता है, सरकार की या वाइस चांसलर की मर्जी से नहीं होता है। जितने वाइस चांसलर बनाए जाते हैं संघ की मर्जी से बनाए जाते हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरह से शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट है और किस तरह से अराजकता शिक्षा विभाग में ही नहीं सभी विभागों में, गृह मंत्रालय का विभाग का पोल राहुल गांधी खोल रहे हैं, तो शिक्षा विभाग का नीचे से ऊपर तक का पोल अगर JNG खोल रहा है पूरे देश में, तो समझ लीजिए कि अब नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और सिर्फ शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय अकेले ही नहीं, जितने भी विभाग हैं सब की इसी तरह से सबका नंबर आएगा तो सब में बहुत बड़ा झोल मिलेगा। और राहुल गांधी ने संकल्प कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को जनता के सामने नंगा करना है, इनके चाल चरित्र चेहरे को सामने रखना है। और जिस तरह से यह सरकार इस देश के संघीय ढांचे को खत्म करके राजतंत्र की ओर ले जा रही है। सेंगोल आपने देखा होगा कि 2022-23 में ही स्थापित हो गया था। कहाँ पर? लोकसभा में, लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के पास। सेंगोल का मतलब राजतंत्र होता है और संसद, लोकसभा, राज्यसभा लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। तो लोकतंत्र के मंदिर में जब सेंगोल राजतंत्र के प्रतीक को प्रतिष्ठापित किया जाता है, तभी समझ लेना चाहिए था कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है और संविधान खतरे में आ गया है। और उन लोगों ने न सिर्फ सांकेतिक प्रतीकात्मक ढंग से अपने बात को देश को पहुंचाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खुल करके कहा कि आप हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। और संविधान को बदलने का मतलब RSS के एजेंडे को पूरा करना और RSS की मानसिकता जो मनुस्मृति से जुड़ी हुई है, उस मनुस्मृति का शासन कायम करना। राहुल गांधी ने जिस तरह से पुणे में मनुस्मृति की धज्जियां उड़ाई है,
पूरे देश में ब्राह्मणवादी शक्तियां, मनुवादी शक्तियां, भाजपाई शक्तियां, आरएसएस के लोग बौखलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं और मनुस्मृति को महिमा मंडित कर रहे हैं, राहुल गांधी को कलंकित कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और इसी मनुस्मृति को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था, तब भी इसी तरह का भूकंप आया था। तो बाबा साहब से लेकर राहुल गांधी तक जिस तरह से मनुस्मृति को उजागर कर रहे हैं, उसके अंदर छिपे अपराध की भावना, चाहे वह महिलाओं के प्रति हो, चाहे वह ओबीसी, एससी, एसटी के प्रति हो, अगर उस मुद्दे को बड़ा करके देश को आगाह कर रहे हैं कि आरएसएस इन्हीं समस्याओं में इस देश को उलझाना चाहता है और नरेंद्र मोदी उनका साथ देते हैं, तो राहुल गांधी की भाषा अब ओबीसी, एससी, एसटी समझ रहा है और बाबा साहब की भाषा तो बहुत पहले ही समझ चुका है। और इन दो भाषाओं के बाद ओबीसी, एससी, एसटी में जो प्रतिक्रिया हुई है, उससे 98 करोड़ मतदाताओं में अगर 90% ओबीसी, एससी, एसटी हैं, तो समझ लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देंगे, शाह इस्तीफा नहीं देंगे, तो उसी वोट के बल पर जो 98 करोड़ की मैंने चर्चा किया कि उसमें 90% ओबीसी, एससी, एसटी हैं और ओबीसी, एससी, एसटी का खून खौल रहा है आरएसएस से, भारतीय जनता पार्टी से, तो समझ लीजिए कि अगले चुनाव में क्या होने वाला है, या जितने भी चुनाव अभी होने वाले हैं 2027 में राज्यों के स्तर पर, चाहे वह पंजाब हो, चाहे वह उत्तराखंड हो, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह भले क्यों ना उत्तर प्रदेश हो, उस पर भी उसका असर पड़ेगा। और अब भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई नैया को बचाने वाला कोई नहीं है, अर्थी को कंधा देने वाले जरूर हैं राहुल गांधी, JNG, JN अल्फा और ट्रंप। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।